अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर आ रही है। सर आ रही है जी सर आ रही है बस। अच्छा जी। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ अ वेव के बारे में पढ़ा था, याद है? और फिर डॉपलर्स इफेक्ट का मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, है ना? यस सर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को डॉपलर्स इफेक्ट का करवाता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एक और पास पेपर का सवाल कर लेते हैं और लेट से हम 2020 का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो 2020 का लास्ट ईयर जो कोविड की वजह से पेपर नहीं हुआ। मैं चेक करता हूँ अगर उसमें कोई डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाता हूँ सबसे पहले। पेपर 2-1 में तो नहीं है, पेपर 2-2 में देख लेता हूँ। पेपर 2 में भी नहीं है और पेपर 2-3 में अच्छा जी, पेपर 2-3 में भी सवाल नहीं है। अच्छा सर ये जो आपने हाँ डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो करवाया था, ये बस 4 लाइन है, इसके बारे में बस इतना ही है जो आपने इतना ही ब्लू है। शिफ्ट और रेड शिफ्ट का? हाँ बस। अच्छा ठीक अच्छा है। जी, तो डॉपलर्स इफेक्ट का तो नहीं है सवाल, लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा दिखा। ठीक है, और मैं पहले वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। ये पेपर 2023 का पेपर 2-3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स y and z meets at a fixed point p। तो दो प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स हैं जो एक पॉइंट के ऊपर मिली हैं, p पॉइंट के ऊपर। The variation with time t, the displacement of each wave at a point is shown in figure 4.1। आपको दोनों फिगर्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो गौर से देखिए, ये जो पहली वेव है, मैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे। इस वेव का टाइम पीरियड कितना है? 3 मिली सेकेंड्स है ना? और जो ब्लैक वाली वेव है, अगर उसको भी आप गौर से ऑब्जर्व करें, लेट से अगर मैं इसको यहां से लूं, 1 सेकेंड से स्टार्ट करूं, तो आप नोटिस कीजिए कि इस वाली वेव का टाइम भी कितना है? 3 मिली सेकेंड्स है। 1 से स्टार्ट हुआ, 4 पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब है क्या होगा? 3 होगा, राइट? है ना भाई? यस सर। तो दोनों वेव्स का टाइम पीरियड 3 मिली सेकेंड्स है, जो कि सेम है। अच्छा, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। यूज फिगर 4.1, स्टेट वन क्वांटिटी ऑफ वेव एक्स एंड वाई दैट इज सेम एंड डिफरेंट। तो दोनों वेव्स की क्या चीज सेम है और क्या चीज में डिफरेंस है? तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है या दोनों की फ्रीक्वेंसी? देखो, अगर दोनों का टाइम सेम है तो टाइम का मतलब है क्या चीज भी सेम है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इस वाली का जो कि वाई वेव है, इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल सही है फहमीना, वाई वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और एक्स वाली वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कम है। अच्छा, एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है कि इंटेंसिटी, ठीक है,
एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी दोनों चीजें आप कह सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आपकी मर्जी है, जो आपका दिल चाहे। सेम में आप लिख सकते हो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी। ये समझ में आ गई सब? सर हम डिफरेंस में वेवलेंथ लिख सकते हैं? जी बेटा, वेवलेंथ आपको पता क्या चल रही है ग्राफ से? ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है भाईजान। ना आपको स्पीड पता है, जब आपको स्पीड नहीं पता, टाइम आपको चलो पता है, जब स्पीड भी नहीं पता तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे आप? इसमें जो टाइम मिलता है ना इस ग्राफ से, तो वेवलेंथ तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से मिलती है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर वेव y एंड z आर कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट क्या चीज होती है, जरा डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट वेव्स। डेफिनेशन नोट कीजिएगा। Two waves having same frequency and constant phase difference are said to be coherent waves। ठीक है जी, are said to be coherent waves। Two waves having same frequency and constant phase difference are said to be coherent waves। जी बच्चों, तो क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है इन वेव्स की? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों वेव्स क्या हैं, कोहेरेंट है ना? The जी two waves correct। are having same frequency, hence they are coherent waves। Okay, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। बाय द वे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का ये मतलब नहीं है कि दोनों इन फेज हों। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि जो भी फेज डिफरेंस शुरू में था, आखिर तक वो क्या रहे, सेम रहे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए फेज उसने डिफरेंस नेक्स्ट, वही वाला है ना, एंगल वाला जो होता है। हाँ एंगल वाला, इसीलिए उसने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे फेज डिफरेंस को भी पूछा है कि ये बताइए कि इन दोनों वेव्स के अंदर फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा इसका? तो हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, और हम टाइम को फेज की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि वन टाइम पीरियड कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के फेज के बराबर होता है। क्योंकि दोनों वेव्स का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 मिली सेकेंड्स कितने फेज के बराबर है, 360 डिग्री के। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, ये बात समझ में आई है सबको? यस सर, आ जी गई आ सर। गई। अच्छा, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। ये वाली वेव है, रेड वाली, सुनिएगा ध्यान से। ये रेड वाली वेव एक पूरी वेव खत्म करके कितने टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आई है, बताइए? 3 मिली सेकेंड। 3 मिली सेकेंड से। ठीक है सर, 3 मिली सेकेंड्स में। और अगर आप इस दूसरी वाली वेव को कंसिडर करें, ये देखिए, ये यहां से शुरू करिए इसको, स्टार्टिंग ऑफ द वेव से। ठीक है, आसानी रहेगी आपके लिए। ये बताइए, अगर वो 3 मिली सेकेंड्स पे आई है, तो ये कितनी देर के बाद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आई है? 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड्स के। तो इसका मतलब ये है कि 4 मिली सेकेंड्स, तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 1 मिलीसेकंड। 1 मिली सेकेंड्स का है। यानी जब वो 3 पे आता है तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पे 4 पे आता है। तो अगर 3 मिली सेकेंड्स 360 डिग्री के फेज के बराबर है, तो ये बताइए कि 1 मिली सेकेंड्स कितने फेज के बराबर होगा? 120। आंसर क्या आ रहा है? 120 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर हुई है ये बात?
सबको समझ आया ये चीज? याद है मैंने आप लोगों को टाइम से फेज एंगल से टाइम निकालना सिखाया था, और यहाँ पे मैं आपको टाइम से फेज एंगल निकालना बता रहा हूँ, और कोशिश वही है हमारी यूनिटरी मेथड से करना है इसको। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप सुपर पोजिशन वाला हिस्सा आ गया उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी। खैर, सुपर पोजिशन वाले हिस्से को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं। The intensity of wave y at point P is I. Determine in terms of I the intensity of Z. Z वेव की इंटेंसिटी कैसे निकलेगी ये बताइए। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव का किससे रिलेशन बनाएंगे हम बच्चों? एम्पलीट्यूड और रेडियस। एम्पलीट्यूड और का इंटेंसिटी, रेडियस से नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल हमें नहीं पता वेव ने कितना किया है, तो सेपरेशन से या डिस्टेंस से हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये वाई वाली वेव की जो इंटेंसिटी है उसको बता रहे हैं कि ये कितनी है, पी है, ये वाली वाई वेव है। ठीक है, अच्छा इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों? 4। तो आई की इंटेंसिटी मिलती है आपको जब एम्पलीट्यूड कितना होता है, 4, है ना? यस सर। कोई गड़बड़ लिखी है मैंने यहाँ पे? स्क्वायर होना चाहिए लेकिन। हाँ शाबाश क्योंकि बेटा समझ जाया करो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना मैंने कोई गड़बड़ की है तो इसका मतलब मैंने जानबूझ के कुछ उल्टा लिखा है। आई जो होता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी वाली वेव को देख लेते हैं जरा। अच्छा जी, इसका कितना एम्पलीट्यूड है बच्चों? इसका 2 है आई गेस, है ना? टू ना का भाई? स्क्वायर हो जाएगा। जी सर। तो लेट से मैं इसकी इंटेंसिटी को कितना कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा, वाई की इंटेंसिटी को मैं आई बोल रहा हूँ, तो जेड की इंटेंसिटी को मैं एक्स बोल देता हूँ, और एक्स निकालता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ आई। तो एक्स की इंटेंसिटी आपको मिलेगी जब एम्पलीट्यूड 2 इसको ना, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी इसकी इंटेंसिटी कितने टाइम्स कम है? सर कुछ समझ नहीं आया, आपकी स्क्रीन फ्रीज सर हो गई थी। सर आवाज चली गई थी अभी। आपकी अच्छा, आवाज चली गई थी सर। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि y वाली वेव की ये वाला हिस्सा मैं किसके वेव के लिए कर रहा हूँ? y वेव के लिए। और ये वाला जो हिस्सा है ये किसके लिए? z वेव के लिए। y वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 4। तो मैं कह रहा हूँ y वेव की इंटेंसिटी I है जब आपके पास उसका एम्पलीट्यूड है 4 का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्क्वायर का रिलेशन बनता है। इसी तरीके से x की इंटेंसिटी मैंने कंसिडर की z की। x की इंटेंसिटी है जब आपके पास x वाली का z वाली का सॉरी एम्पलीट्यूड कितना है? 2, तो 2 स्क्वायर। ये चीज मैंने रखी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x मल्टीप्लाई हुआ 4 स्क्वायर से जो कि 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई हुआ i से तो 4i हो गया। x की वैल्यू निकालिए, और x में कह रहा हूं इट इज द इंटेंसिटी ऑफ z। तो z की इंटेंसिटी कितनी आ रही है? I/4, यानी z वाली वेव की इंटेंसिटी y वाली वेव की इंटेंसिटी के 4 टाइम्स कम है ना? उसके क्वार्टर है। इज दैट क्लियर? जी सर। यानी हम यहाँ पे या तो हम आंसर में अपने लिख सकते हैं I/4, या हम ये भी लिख सकते हैं 0.25i, है ना? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द स्पीड ऑफ द वेव इज 330 मीटर्स पर सेकेंड, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ z। तो z की आपको वेवलेंथ निकालनी है। ये पार्ट भी हो जाएगा, दैट्स आल्सो वेरी सिंपल। ये पार्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे निकलेगी इसकी वेवलेंथ, कैसे निकलेगी बताइए? v is equals to f lambda से। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, बिल्कुल सही है। या v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t से भी निकल सकती है हमिस, ठीक है?
यस, दो तक से निकल। हाँ, लेकिन हमें वेवलेंथ इसकी निकालनी है, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू टी के। 330 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये लैम्डा की वैल्यू होगी। क्या वैल्यू आ रही है? जीरो 0.99 0.99, या अप्रोक्सीमेटली कितने मीटर? 1 मीटर, राइट? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। और इस तरीके के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट मी फाइंड इफ आई कैन फाइंड अनदर क्वेश्चन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, ये क्या खुल गया? ये मैं फरवरी मार्च 2020 का पेपर मैंने खोला है, एंड आई एम चेकिंग कि शायद इसमें कोई डॉपलर्स इफेक्ट का सवाल हो। नहीं, इसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल है, जो अब हमने पढ़नी है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मैं बस नेक्स्ट पेपर में ट्राई करता हूँ, अदरवाइज नहीं है अगर कोई, तो फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोहेरेंट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा दी है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी ये वर्ड दोबारा आएगा आपके सामने सुपरपोजिशन के चैप्टर के अंदर। सर वो पास्ट पेपर्स का फिजान भाई कह रहे थे कि वो आपने अभी तक दिया नहीं उनको। यार मैं यहाँ पे 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे 5 साल से यहाँ पास पेपर पढ़े हुए हैं। कह रहे मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ सर तैयब से, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, और आप कह रहे उनसे मिलेंगे तो कहीं से मिल ही नहीं रहे। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा सारा डेटा इनके पास पड़ा हुआ है। खैर मैं पूछता हूँ अभी जरा फैजान से, कॉलेज में ही हूँ अभी बात। ओके। अच्छा जी, अच्छा भाई, चले, मुझे नहीं मिल रहा इसका और क्वेश्चन, तो मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर सिंपल, मैं अपने सुपरपोजिशन के चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वेव्स के सेकंड चैप्टर की तरफ मैं जा रहा हूँ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ने से पहले 2-4 चीजें हम जरा डिटेल में पढ़ने के, दो चीजें हमने पढ़नी है। पहले एक हमने चीज पढ़नी है जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या चीज होती है? कोहेरेंट मैं आपको बता चुका हूँ कोहेरेंट क्या होती है, और एक चीज हमने और पढ़नी है जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। जी बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर है फेमिना। वेव फ्रंट्स क्या चीज होती है? देखिए, मेरे पास कंसिडर करें कि ये एक ट्यूबलाइट है, दिस इज अ ट्यूबलाइट। अच्छा, ट्यूबलाइट से ऑब्वियसली कौन सी वेव्स निकलेंगी जी? लाइट वेव्स निकलेंगी, है ना? सर और लेट से बहुत सारी लाइट वेव्स इस तरीके से यहाँ पे यूं ट्रेवल करती हुई यूं जा रही है। बाय द वे, ट्यूबलाइट तो हर डायरेक्शन में वेव निकालेगी, लेकिन फॉर जिसे कह सकते हैं अजम्पशन मैंने कंसिडर किया है कि ये सारी की सारी वेव्स कुछ यूं जा रही है। ठीक है ना? कितनी वेव्स बनाई है मैंने? 1 जी, कितनी वेव्स बनाई है मैंने? 1 2 3 4 5, है ना? यस। अच्छा जी, अब क्या वाकई सिर्फ 5 वेव निकली होंगी इस ट्यूबलाइट में से? बहुत सारी निकली। बहुत सारी निकली होंगी। अच्छा, ये बहुत सारी वेव्स बनाना अच्छा खासा जिसे कहते हैं ख्वारी का काम है। तो हम इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वेव फ्रंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वेव फ्रंट्स क्या होती है? तो हमने बच्चों क्या किया, हमने इस वेव का क्रस्ट लिया, इसका क्रस्ट लिया, इसका क्रस्ट लिया, इसका क्रस्ट लिया और इसका क्रस्ट लिया।
क्योंकि ये तमाम के तमाम क्रस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, इन फेज होते हैं, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर तमाम वेव्स का एंगल कितना होगा, फेज एंगल 90। 90 डिग्री का होगा। तो हमने ये तमाम क्रस्ट लिए और इन तमाम क्रस्ट को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ दिया। समझ आ रही है बात? ठीक है जी, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये लाइन क्या है, दिस इज एक्चुअली नोन एज, व्हाट इज दिस, इट इज अ वेव फ्रंट। ठीक है जी, वेव फ्रंट है। अच्छा, मैंने एक वेव फ्रंट बनाई, उसके बाद फिर मैं अब दूसरी वेव फ्रंट बनाऊंगा, ये भी सारे क्रस्ट को जोड़ रहा है, और ये दो वेव फ्रंट्स बन गए। अब ये बताओ मुझे कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है लैम्डा। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेव फ्रंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, राइट? जी। अच्छा, ये कोई शर्त नहीं है कि ये वेव फ्रंट सिर्फ क्रस्ट पे ही बनती हैं, ये वेव फ्रंट्स आप कहाँ भी बना सकते हैं, ट्रफ पे भी बना सकते हैं, और बाय द वे ये भी कोई शर्त नहीं है कि ये ट्रफ पे ही बने। बाय द वे वेव फ्रंट के लिए बस शर्त ये है कि ये तमाम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो कि क्या हो, इन फेज हो, जो कि क्या हो आपके पास जी, इन फेस इन सर। फेस, इन फेस, इन फेस पॉइंट्स हो। ठीक है, इन फेस पॉइंट्स हो एक वेव के या बहुत सारी वेव्स के, सबके। सब बहुत सारी वेव्स के। तो इसका मतलब है कैसे डिफाइन करोगे वेव फ्रंट को? वेव फ्रंट वो इमेजिनरी लाइन है या वो लाइन है जो बहुत सारी वेव्स के इन फेस पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है ना? यही बोलेंगे ना डेफिनेशन इसकी। यस सर। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो बस। वेव फ्रंट इज अ लाइन विच जॉइंस ऑल द इन फेस पॉइंट्स ऑफ वेव्स। ठीक है, wave front is an imaginary line which joins all the in phase point of waves. नोट कर लिया ये? विद सर जॉइंस, डायग्राम बना रहे हैं। विद जॉइंस के आगे बताइएगा सर दोबारा। Which joins all the in phase points, in phase point of all या of waves. waves में s लगाइएगा क्योंकि ये बहुत सारी waves के लिए बनता है, ठीक है ना अब डायग्राम बनाना सर। जी? नहीं, उसमें एक छोटी सी पॉइंट और नोट करना है नेक्स्ट लाइन से। फॉर कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस, for convenience we draw wavefronts on, for convenience we draw wavefronts on, convenience के लिए हम कहाँ बनाते हैं wavefronts को ज्यादा? ट्रफ पे। crust पे या trough पे? we for convenience we draw wavefronts on the crust or on the troughs. For convenience we draw wavefronts on crusts or on troughs. कन्वीनियंस के लिए हम अपनी वेव फ्रंट्स को या तो क्रस्ट पे बनाते हैं तमाम वेव्स के। अच्छा, ये जरूर, ये भी जरा ख्याल रखना है कि अगर आपने एक वेव फ्रंट क्रस्ट पे बनाई है तो दूसरा वेव फ्रंट भी क्रस्ट पे ही बनेगा। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे जी मैं एक के क्रस्ट पे बनाऊंगा और दूसरा ट्रफ पे बनाऊंगा, नहीं। अगर पहला वेव फ्रंट क्रस्ट पे बनाया तो दूसरा भी क्रस्ट पे बनेगा, और अगर पहला ट्रफ पे बनाया तो दूसरा भी ट्रफ पे बनेगा, सॉरी। और इसीलिए फिर दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा। लैम्डा। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। Hence the distance between two wavefronts is wavelength. Hence the distance between two wavefronts is wavelength. चलिए,
अच्छा, वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई सबको? जी, वेव फ्रंट की डेफिनेशन पता चल गई ना जी जी सबको? जी सर। ये बताएं, आप लोगों ने ओ लेवल्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, रे का वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने। रे और वेव में फर्क क्या होता है? रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वेव्स जो होती हैं वो रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? नहीं बेटा, रे एक्चुअली में रे, अच्छा क्या ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में फेमिना? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, लाइट, लाइट तो वेव है। फोटॉन्स। फोटोन, ओहो, ये नया है हमें। ठीक है, अच्छा जी, एक्चुअली में रे क्या है, जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। रे वो डायरेक्शन है जिसके अंदर वेव ट्रेवल करती है। रे एक इमेजिनरी लाइन है जो ये बताती है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और रे हमेशा आपके वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती है। सुने जरा इस बात को ध्यान से, मैं इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। ये देखें, ये वो ट्यूब लाइट है। अगर आप इस ट्यूब लाइट के लिए रे ऑप्टिक्स बनाते तो आप क्या कहते हैं कि रेज यूं जा रही है इस ट्यूब लाइट की? यूं कहते हैं ना आप, लाइट की रेज यूं जा रही हैं। यस जी सर। ठीक है, और अगर बताइए मैं ये यूं बनाऊं तो ये रेज आपकी यूं नहीं हो जाएंगी? ये देखिए, ये इस पे अगर मैं बनाऊं, ये आपकी रेज हो जाएंगी। हाँ भाई, जी सर। ऑरेंज वाली सारी रेज हो जाएंगी। और ये बताओ कि ये आपकी वेव फ्रंट के साथ क्या एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री का। तो रे को भी जरा डिफाइन कर लो, रे की क्या डेफिनेशन है? ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो है वो न्यूटन्स के हिसाब से चल रही होती है, और हाइगन की जो है वो वेव या वेव फ्रंट ऑप्टिक है। वेव फ्रंट ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। तो खैर, रे की डेफिनेशन खैर नोट कर लो। रे क्या है? रे इज अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। सो अब सबसे पहली बात तो ये रे इमेजिनरी होती है। बाय द वे, रे इज एन इमेजिनरी लाइन, ray is an imaginary line which show the direction of motion of wave. Ray is an imaginary line which show the direction of motion of wave, and it is always perpendicular to the वेव फ्रंट। wave front. Shabash, good. And it is always perpendicular to the wave fronts. समझ में आ गई ये बात? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या वेव फ्रंट्स इमेजिनरी लाइंस है या ये हमें कहीं दिखती हैं? वो भी लाइन में। क्या वेव फ्रंट्स इमेजिनरी लाइंस है या हमें कहीं दिखती हैं? सर रिपल टैंक में नजर आ जाती है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा तो पढ़ा लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल सही है, रिपल टैंक में नजर आती है। कौन है ये साहब, जरा नाम बताएं आप अपना। मुआज सिद्दीकी। मौज सिद्दीकी साहब, बेटा वाह, वेरी गुड। अच्छा, ये भी बता दो, मौज के रिपल टैंक में भरा हुआ क्या होता है? पानी ही होता है सर। पानी होता है। अच्छा, जब पानी में जब हम पत्थर मारते हैं तो जो चीजें गोल गोल निकलती हैं वो क्या होती हैं फिर? वेव्स ही होती हैं सर। वो वेव सर्कुलर वेव। फ्रंट्स, वेव वो वेव होती हैं। फ्रंट्स होते हैं, वो वेव फ्रंट्स ही होते हैं भाई, हम्म। वो वेव फ्रंट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, मैं बताता हूँ। पत्थर फेंकेंगे पानी में, जो तुम लोग सब फेंकते रहते हो, खास तौर पे लड़कों को बहुत शौक होता है, खड़े हो जाए कहीं पे तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। कॉपी हो जाए, ये बता देना मुझे। सुपरपोजिशन क्या है? अबे रुक जा ना, अभी बता रहा हूँ ना। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, बता दूंगा सुपर पोजिशन।
हाँ भाई, हो गया ये कॉपी? एक मिनट सर। जी, नेक्स्ट पेज करूं? यस सर, कर लें। कर लें सर। अच्छा, अब लेट से मैंने एक पत्थर फेंका पानी में, तो ये पत्थर जब यूं गिरेगा वाटर में, कंसीडर कर लो ये पूरा स्क्रीन आपकी वाटर है, तो जब ये पत्थर मैंने फेंका है, पेबल फेंका है, तो ये पेबल फेंकने की वजह से जो वेव्स निकलेंगी पेबल फेंकने की वजह से, वो किस डायरेक्शन में जाएंगी? विल इट गो इन लेफ्ट राइट या विल इट गो इन ऑल डायरेक्शंस? ऑल डायरेक्शन। या सर्कुलर डायरेक्शन ऑल ऑल में जाए। ऑल डायरेक्शन में, यानी वेव यूं भी जाएंगी, यूं भी जाएंगी, यूं भी जाएंगी, हर डायरेक्शन में वेव जाएंगी, है ना? एग्रीड? सर ये वैसे स्फेरिकल वाला ही डायग्राम जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अब ये वेव्स कैसे जा रही होंगी जरा ये भी सुनो, ठीक है? ये वेव्स यूं जा रही होंगी, ये देखो यूं, है ना? यस। ठीक है जी, तो ये सारी वेव्स इस तरीके से जा रही होंगी। क्लियर है? ये रेड से मैंने रेज बनाई है और ये जो ब्लैक से मैंने बनाई है वेव्स बनाई है। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें वेव फ्रंट बनाना है, तो क्या वो वेव फ्रंट एक स्ट्रेट लाइन से बनेगा या एक सरफेस से बनेगा? हमारे पास एक सरफेस के थ्रू बनेगा। सरफेस कैसे बनेगी कि हम इन तमाम वेव्स के किस चीज को ज्वाइन कर देंगे? क्रेस्ट। क्रस्ट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यूं ज्वाइन होंगे ये सारे। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, क्या वो स्ट्रेट लाइन में होंगे या सर्कल में होंगे? सर्कुलर। सर्कुलर वेव फ्रंट्स यूं बनेंगे। ये बात समझ में आई है? और हम जब पानी में पत्थर फेंकते हैं ना, तो एक्चुअल में हमें क्या चीज दिख रही होती है? ये वेव फ्रंट्स दिख रहे होते हैं जो यूं गोल गोल जा रहे होते हैं। देखा है ना सबने? जी सर। ये भी कभी बना उंगली ले जरा, डाल के चलो ये भी बना ले जरा जल्दी से। सर उसके ऊपर हेडिंग क्या दें, किस चीज की डायग्राम है? आप इसको लिख लें सर्कुलर वेव फ्रंट्स। ओके, अच्छा जी, हो गया ये कॉपी? सर वेट एक मिनट। सर 2 मिनट। जी, हो गया सर। अच्छा जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़नी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले, जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या चीज होती है? डायफ्रैक्शन की सबसे पहले तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, व्हाट इज डायफ्रैक्शन? जी, नोट कीजिए। when wave passes through a gap, when wave passes through a gap or obstruction
when wave passes through a gap or obstruction, it bends and spread out from the edges. It bends and spread out from the edges. It bends and spread out from the edges. And this effect is known as diffraction of wave. And spread out through the क्या बोला आपने? It bends and spread out from the edges कोनों से. ये मुड़ती है और edges पे फैल जाती है. ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ भाई. जी सर. जी अच्छा जी जी. सर, आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास एक रिपल टैंक है बच्चों, और इस रिपल टैंक में हमने यहाँ पे ये दो ब्लैक कलर के रिजिड एंड्स लगा दिए. दीज आर एंड्स. ठीक है, यानी सॉलिड रिजिड एंड है ये. अच्छा जी, इनके दरमियान में देख रहे हैं आप एक छोटा सा गैप है. मान लो यहाँ पे मैं लगाया, ठीक है, और ये वाइब्रेटर सर आवाज नहीं आ रही है अभी. सर आपकी आवाज कट हो गई थी बीच में, अभी बिल्कुल सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला. वाइब्रेटर के बाद तो सुनाई नहीं दिया. अरे यार व्हाट्स सारी मेरी मेहनत गारत हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह. ये मैं अब कल पढ़ाऊंगा तुम लोगों को. जाओ अब सो जाओ जाकर. ओके सर. मेरा कल सही है आप- सर, कल डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं. हैं? कल पढ़ेंगे फिर डायफ्रैक्शन. हाँ सही है, कल पढ़ा दूँ. ठीक है, चलो वैसे भी 10 मिनट रहते हैं. ठीक है, चलो. अल्लाह हाफिज.